बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सबको पता है अपना थर्ड चैप्टर जो है शुरू हो गया इतिहास का, ठीक है। और इसमें हमने जो है जनजातीय आंदोलन तक पढ़ लिया था, रमोसी विद्रोह, कोल, संथाल, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, इनके बारे में हमने जो है यहाँ पे पढ़ा था। इसी बार हम आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक आंदोलन, उसमें हमने 1857 वाला पढ़ा था कि कैसे उस स्वतंत्रता संघर्ष का विस्तार हुआ, प्रसार हुआ, कैसे मेरठ से फिर हम आगे बढ़ते गए, इसमें दिल्ली की ओर, फिर दिल्ली से आगे कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार, फिर दक्षिण भारत में भी इसका स्वरूप जो था बढ़ता गया। और हम जो अगला फेज ले रहे हैं, तो वैसे तो क्या है 1857 से लेकर के 1942 तक अपन मानते हैं कि यहाँ से जो अपना पूरा एक स्वतंत्रता संग्राम का ये पूरा काल है। इसको भारतीय इतिहास में आपको मालूम है कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, इसमें क्रांतिकारियों ने कितना जो है, पूरी जनता ने अपना, हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों ने अपना योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन है पूरा, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम का एक पूरा एक स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें इतना हम विस्तार से इसको देख सके हैं और हमने अपनी आजादी को कैसे पाया, कैसे अंग्रेजों को हमने मजबूर किया, ये पूरा इतिहास जो है इसमें हम पढ़ते हैं। तो पहला जो था अपना, ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो आंदोलन विफल हो गया था, और फिर इसके दोबारा जो दूसरा दौर चढ़ा, तभी हम इसको आगे हम पढ़ेंगे कि 1857 1919 और 1919 से लेकर के पूरा भारत छोड़ो आंदोलन तक ये पढ़ेंगे। पहले हम एक फेज लेंगे 57 से लेकर 1919 तक। तो ये जो काल है, तो इस समय अब क्या हुआ कि पहला संघर्ष तो विफल हो ही गया था, तो अब इस संघर्ष का नेतृत्व हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो संपन्न लोग थे, भूस्वामी थे, भूपति थे, आधुनिक शिक्षा प्राप्त वाले जो लोग थे ना, उन लोगों के हाथ में इस संघर्ष की कमान आ गई थी। और इन्होंने तरीका क्या अपनाया था अपनी बात रखने का कि सरकार के सामने प्रार्थना पत्र देना, स्मरण पत्र देना, अपनी मांग पहुंचाने का जरिया जो था इन्होंने कि भाई उनको अपने प्रति शोषण की जानकारी देना, लोगों को इकट्ठा करना, इस तरह से इनका ये तरीका जो था कार्य करने का था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, तो ये नेतृत्व करने वाले लोगों का विश्वास किस पे था? इंग्लैंड के जो उदारवादी विचारों के जो लोग थे उनके ऊपर इनका विश्वास था कि ये हमारी मांग जो है वो पूरी कर लेंगे। तो उनका ऐसा विश्वास था इन लोगों का, नेतृत्व करने वालों का, कि ये भारत की आकांक्षाओं को समझेंगे, हम क्या चाहते हैं, ठीक है, संवैधानिक प्रशासनिक सुधार, इस पे ध्यान दिया जाएगा, फिर हम इनको अपने साथ हुए अत्याचार की जानकारी देंगे। तो आंदोलन का क्या हो रहा था? विस्तार ये करना चाहते थे कि हम आंदोलन का विस्तार करेंगे और सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी लोगों को जो है संगठित करना और एकत्रित करना, ये इनका एक जो कहना चाहिए तरीका था या एक उद्देश्य था कि किसी तरीके से हम अंग्रेज सरकार तक जो है अपनी बात को पहुंचा सके। तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक चेतना का प्रसार होने लगा, लोगों में मांग उठने लगी कि अब सिविल सेवा की परीक्षा नहीं, सिविल सेवा पर नियंत्रण भी हमारा हो, भारतीयों का नियंत्रण हो, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अब आए, मतलब संवैधानिक सरकार, स्वयं के प्रति उत्तरदायी सरकार, हमारी खुद की सरकार, ये डिमांड वहां पर जो है वो आने लगी। तो 1868 में बंगाल में वहां का एक अखबार, ठीक है, हिंदू पैट्रियट, इसके जो संपादक थे कृष्णदास पाल, इन्होंने सबसे पहले अपने अखबार में ऐसी सरकार की मांग रखी, संवैधानिक सरकार की, ये जनता की स्वयं चुनी हुई सरकार की मांग इन्होंने की। और 1874 में इन्होंने अपने लेख में भी ऐसी संवैधानिक सरकार की मांग सरकार के सामने रखी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना यहाँ पर हुई। इसका उद्देश्य था इंडियन लीग की स्थापना का कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय करना या संचार करना, या उनमें राजनीतिक चिंता का संचार करना। तो सार्वजनिक चेतना जगाने वाला ये पहला एक संगठन जो था वो बना, इंडियन लीग। और इसके बाद में फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में बंगाल में, ठीक है। तो कोलकाता में अल्बर्ट हॉल में इसका एक अधिवेशन हुआ, जिसमें 800 के करीब लोगों ने वहां पर जो है अपना पार्टिसिपेट किया, या वहां पे वो लोग आए और यहाँ पे इन्होंने अपने राजनीतिक विचार और सामान्य जनता के जो विचार है वो वहां पर लोगों को सामने यहाँ लाए गए। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो इंडियन एसोसिएशन की हुई
ये राजनीतिक विचार रखने वाले जो लोग हैं इन सबको एक साथ मंच पे लेके आएगा और सामान्य जनता को भी संगठित करेंगे। तो ये इंडियन एसोसिएशन की बात थी। इसके बाद बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आपने पार्टी का नाम सुना होगा कांग्रेस। कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, किसका क्या उद्देश्य था, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1858 के बाद जो राजनीतिक विकास हुआ उसका परिणाम किस रूप में सामने आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और इसकी स्थापना करने वाले कांग्रेस सेवानिवृत्त ऑफिसर थे A.O. ह्यूम, उनके द्वारा इसे संगठन की स्थापना जो थी की गई। इसकी स्थापना के पीछे जो एक विचार था तो वो अपन विचार पढ़ते हैं। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे ये पता चले कि भारतीयों के मन में क्या है, वो सरकार के प्रति क्या भावना रख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, इसकी जानकारी उनको जो है वो सरकार को मिलती रहे। और इसके सम्मेलनों में जो है लगाई जाएगी जिसमें क्या नेताओं के भी अपने मन के विचार जो है वो निकल जाएंगे और जो कांग्रेस को हटाने का प्रयास है वो भी यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि दिसंबर में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है इसका एक पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ जिसमें लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब ये जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसके 4 उद्देश्य थे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उद्देश्य हम ये राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस जो है उसकी बात कर रहे हैं कि राष्ट्र की उन्नति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं लोग, उन लोगों को आपस में एक दूसरे से परिचित होने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जब ये बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं तो सब तरफ से लोग आते हैं, ठीक है, और लोग जो है इसमें आने के इच्छुक होते हैं तो वो सब आते हैं। तो लोगों का क्या आपस में मेल मिलाप होता है, तो लोगों को एक दूसरे को जानने का अवसर मिलेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, आगे आने वाले वर्षों में और क्या क्या कार्यक्रम करने हैं उन पर विचार किया जा सकेगा कि भाई आगे के लिए हम क्या स्ट्रेटजी है हमारी, हम आगे क्या करना चाहते हैं। तीसरा, ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखने वाले इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध जो भारतीय सरकार के कार्यों का जो है वो विरोध भी यहाँ पर किया जाएगा। इस तरह से सरकार का विरोध जो है वो होगा। फिर अप्रत्यक्ष रूप से ये जो संगठन है भारतीय संसद का रूप जो है वो ग्रहण करेगा और वो सरकार को इस बात का भी जवाब देगा कि जो ये अंग्रेजों की सोच थी कि भारत के चुने प्रतिनिधि शासन करने की योग्यता नहीं रखते हैं, तो उन्हें इस बात से अवगत कराया जाएगा कि भारतीय जो है वो शासन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया गया कि कांग्रेस के जो काल था इसको 2 चरणों में बांटा गया, 2 हिस्से में, ठीक है। जिसे पहला हिस्सा था उसको उदारवादी राजनीति कहा गया और यहाँ पे एक नाम इसका और आया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। मतलब जो अंग्रेज सरकार है उससे हम मांग कर रहे थे, जिसमें बनेगा हम प्रार्थना पत्र पोलाइटली बहुत जो है विनम्रता से इसको कर रहे थे। और दूसरा काल जो था जिसको अतिवादियों का काल कहा गया, ये अतिवादी राजनीति का काल कहा गया, जिसे अपन कहते हैं नरम दल गरम दल। इस तरह की स्थितियां वहां पर जो थी वो पनप रही थी। तो ये 2 तरह की यहाँ पर स्थितियां बन रही थी। तो इसके बारे में बच्चों अपन चर्चा अगले इसमें लेक्चर में करेंगे कि कांग्रेस के काल को जो 2 चरणों में बांटा गया, उसके पहले चरण में कौन कौन से नेता थे, वो क्या किस तरह से अपनी मांग रखना चाह रहे थे, और दूसरे चरण के नेता जो थे उनकी सोच क्या थी, वो कैसे भारतीयों को आजादी दिलाना चाहते थे। ये 2 काल और आगे स्वशासन उनका वर्णन हम अगले उसमें करेंगे।